जय हिंद। आज 10th क्लास के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के बाद फ्रांस में गणराज्य शासन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, जो कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला मेजनी, दूसरा काउंट कबूर, तीसरा गैरीबाल्डी। इन तीनों ने इटली के एकीकरण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की कोई भी भूमिका नहीं थी, इसलिए इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध ऑस्ट्रिया था, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार लेनिन था, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर बैठाया था। तो काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है अंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो अंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। अंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा गया, 2019 और 2014। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट कबूर। इन सभी के प्रयासों से इटली का एकीकरण हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जालबेरिन किससे संबंधित थे। जालबेरिन किससे संबंधित थे? तो जालबेरिन व्यापारियों से संबंधित थे। जालबेरिन किससे संबंधित थे? तो व्यापारियों से। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा संधि कब हुई थी? यह पूछ सकता है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए 1954। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954।